He is very ill-informed person. सत्यपाल मलिक मोदी को एक जाहिल आदमी बता रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है। खुलकर बोलने वाले सत्यपाल मलिक एनआरसी आंदोलन के क्रूरतापूर्वक दमन के विरोध में एक शब्द तक नहीं बोले। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों की जेल से रिहाई पर खुशी और बिहार में हत्या आरोपी आनंद मोहन की रिहाई पर अफसोस, नीचता और नंगेपन के साथ इस घटना को 2019 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाकर ऐतिहासिक जीत हासिल की गई। पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है। दोस्तों, हमें मालूम है सत्यपाल मलिक का विषय थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको जो जानकारी देने वाले हैं वो अभी तक किसी भी न्यूज या यूट्यूब चैनल में नहीं दी गई है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं न्यूज चैनल हमारी आवाज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सत्यपाल मलिक के एक इंटरव्यू के बारे में, जिस पर एक तरफ तो सोशल मीडिया में जबरदस्त हाय तौबा मची हुई है, तो दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है। सोशल मीडिया के सभी न्यूज चैनल्स पर संघीय और भाजपाई मोदी विरोधी होने का इल्जाम लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया के कुछ चैनल्स और पत्रकारों के बारे में ये भाजपाई आरोप पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचना कि अगर आप मोदी विरोधी हैं तो ईमानदार भी होंगे बिल्कुल गलत है। हालांकि मोहब्बत और भाईचारे में यकीन रखने वाली आम जनता, खास तौर पर मुसलमान, बड़े पैमाने पर इस गलत फहमी के शिकार हैं कि जो भी पत्रकार और न्यूज चैनल भाजपा या मोदी का विरोध करता है वह 100% ईमानदार होता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप मोदी विरोधी, आरएसएस विरोधी या भाजपा विरोधी हो सकते हैं, क्योंकि इनके विरोध के कारण बिल्कुल साफ हैं। लेकिन ये कहना या सोचना कतई गलत है कि अगर आप मोदी विरोधी हैं तो ईमानदार जरूर होंगे। बहरहाल, हम बात कर रहे थे सत्यपाल मलिक के उस इंटरव्यू के बारे में जिसमें देश की सुरक्षा को लेकर कुछ बहुत संवेदनशील यानी सेंसिटिव बातें कही गई हैं, और उन मुद्दों पर मेन स्ट्रीम मीडिया की खामोशी ये बताती है कि वह पूरी तरह से गोदी मीडिया में कन्वर्ट हो चुका है। आपको याद होगी कश्मीर राज्य के पुलवामा की वो घटना कि जिसमें हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। लेकिन आप शायद भूल गए हों कि कैसे पूरी नीचता और नंगेपन के साथ इस घटना को 2019 के लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनाकर ऐतिहासिक जीत हासिल की गई। आइए हम आपको याद दिलाते हैं। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? हम आपको ये भी याद दिला दें कि इस नंगेपन में उस समय मेन स्ट्रीम के सभी गोदी मीडिया चैनल जोर शोर से शामिल थे। ऐसा नहीं था कि उस समय विपक्षी पार्टियों ने पुलवामा में सरकार की लापरवाही को मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन इन्हीं दलाल न्यूज चैनल्स ने उन सभी नेताओं और विपक्षी पार्टियों को आम जनता की नजर में देश विरोधी साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उस घटना पर अब कुछ सनसनीखेज खुलासे किए हैं, तो आज मेन स्ट्रीम मीडिया या यूं कहिए दलाल मीडिया पूरी तरह से खामोश क्यों है। हम ये नहीं कह रहे कि सत्यपाल मलिक सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं और उनके मुंह से निकला एक एक शब्द सत्य है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि उनके इंटरव्यू में उठाए गए मुद्दे पर मेन स्ट्रीम मीडिया बहस क्यों नहीं कर रहा। क्या इसलिए कि भाजपा के बड़े नेताओं में से एक होने की वजह से उनके सीने में और भी बहुत सारे राज छिपे हैं, जिनके बाहर आने से भाजपा और संघ परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? क्या इसलिए कि उनका संबंध उत्तर भारत की एक मजबूत जाट बिरादरी से है, जिसने हाल ही में हुए किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी, और उस सरकार विरोधी आंदोलन का समर्थन सत्यपाल मलिक ने राज्यपाल होने के बावजूद किया था। दोस्तों, इससे पहले कि हम सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू में कही गई उनकी बातों की जांच पड़ताल करें, आइए जान लेते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बातें। सत्यपाल मलिक एक बार एमएलए, 2 बार राज्यसभा सांसद और 1 बार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वे केंद्र में संसदीय कार्य मंत्री और टूरिज्म मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले 6 सालों में उन्होंने बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी भी निभाई है। द वायर न्यूज चैनल के करण थापर को दिए गए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये सही है कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन उस हमले में भारत सरकार की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
वो बताते हैं कि 2500 जवानों को जम्मू से श्रीनगर ले जा रहे 78 वाहनों के काफिले की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ ने होम मिनिस्ट्री से 5 हवाई जहाज मांगे, जिसके लिए उन्हें मना कर दिया गया। सत्यपाल मलिक ने करण थापर को बताया कि इस रास्ते पर यानी जम्मू से श्रीनगर तक लगभग 8 लिंक रोड थे, यानी ऐसी सड़कें जो इस हाईवे से कनेक्ट करती हैं, और कनेक्शन पॉइंट्स पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। यानी इन सभी पॉइंट्स पर कोई पुलिस की गाड़ी खड़ी होनी चाहिए थी जो लिंक रोड से हाईवे पर आने वाले किसी भी वाहन को रोकें और चेक करें। 300 किलो आरडीएक्स से भरी एक इको गाड़ी ने ऐसे ही एक लिंक रोड से हाईवे पर आकर अपने आप को सीआरपीएफ काफिले की एक गाड़ी से टकराकर विस्फोट कर दिया। इस इंटरव्यू का सबसे सनसनीखेज खुलासा ये है कि सत्यपाल मलिक के मुताबिक उन्होंने उसी शाम प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से कहा कि ये हमला हमारी गलती से हुआ है, तो उन्हें चुप रहने को कहा गया। सत्यपाल मलिक आगे कहते हैं कि मैं समझ चुका था कि अब इसका ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़कर लोकसभा का चुनाव जीता जाएगा। ये पूछे जाने पर कि क्या यह चुनाव जीतने के लिए एक सोची समझी साजिश थी, तो सत्यपाल मलिक का जवाब था बिल्कुल। दूसरी अहम बात जो इस इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कही वो थी इल इन्फॉर्म्ड। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन, उनको कोई जानकारी नहीं अबाउट कश्मीर। जब भी मेरी बात हुई उनका इंफॉर्मेशन लेवल बहुत नीचे था। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो सच्चाई जानना ही नहीं चाहता। दूसरे शब्दों में कहें तो सत्यपाल मलिक मोदी को एक जाहिल आदमी बता रहे हैं। न खाता हूँ न खाने दूंगा। याद है आपको ये मशहूर डायलॉग? क्यों ना होगा। बोलने वाला कोई आम मानव नहीं बल्कि महामानव है, और शायद डायलॉग डिलीवरी के इतिहास में गब्बर के कितने आदमी थे और राजकुमार के जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते के बाद तीसरा सबसे मशहूर डायलॉग है, जिसे बोलने वाले महामानव की पर्सनैलिटी पर कालिक पोतते हुए सत्यपाल मलिक कहते हैं कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं। वो बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए उनके पास आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता और भाजपा के जनरल सेक्रेटरी राम माधव के जरिए रिलायंस इंश्योरेंस के 2 प्रस्ताव आए जो इन्होंने कैंसिल कर दिए। सत्यपाल मलिक का कहना है कि ऐसी अफवाहें थी कि इन दोनों योजनाओं के क्लियरेंस पर उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत मिल सकती थी। इसके अलावा जब वह गोवा के राज्यपाल थे तब उन्होंने ना खाऊंगा से कहा था कि गोवा के मुख्यमंत्री कार्यालय में खूब खाया जा रहा है। इस शिकायत के 1 हफ्ते बाद ही उन्हें ना खाऊंगा ने उस जगह से हटा दिया जहां खाया जा रहा था। वो कहते हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है, जिनमें से ज्यादातर ऐसे हैं कि जो किसी स्कूल के प्रिंसिपल होने की भी योग्यता नहीं रखते। उनकी ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिन लोगों में जरा सा भी शऊर, विवेक या योग्यता होगी वो आरएसएस ज्वाइन ही क्यों करेगा। दोस्तों, ये तो थे सत्यपाल मलिक द्वारा उठाए गए कुछ सवाल जिनके घेरे में आरएसएस और भाजपा की मोदी सरकार है। इन सवालों पर सोशल मीडिया के सभी न्यूज चैनल जबरदस्त चीख पुकार मचा रहे हैं और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने भी चाहिए। मीडिया के न्यूज चैनल सत्यपाल मलिक की उन अनैतिकताओं पर सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने की। ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों उन्होंने उस वक्त सरकार बनाने का दावा कर रही महबूबा मुफ्ती को अपना दावा साबित करने का मौका नहीं दिया। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि मैंने उस वक्त सत्यपाल मलिक जी को कई बार फैक्स किया, फोन किया, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। इसके जवाब में तब सत्यपाल मलिक भाजपा प्रवक्ताओं की तरह छिचोरेपन पर उतर कर कहा था कि ईद के त्योहार का मौका था, मेरा बावर्ची तक छुट्टी पर था। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने उस वक्त खुद को मोदी भक्त साबित करते हुए विधानसभा को भंग करने का असंवैधानिक काम किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब भाजपा और मोदी वोट लेने के लिए पुलवामा हमले का इस्तेमाल कर रहे थे और सवाल उठाने वालों को गोदी मीडिया देशद्रोही साबित करने पर तुली हुई थी, तो सब कुछ जानते हुए भी सत्यपाल मलिक ने खामोश रहकर देशभक्ति से ज्यादा मोदी भक्ति को तरजीह क्यों दी। अपनी कुर्सी की परवाह किए बगैर सरकार विरोधी किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर बोलने वाले सत्यपाल मलिक एनआरसी आंदोलन के क्रूरतापूर्वक दमन के विरोध में एक शब्द तक नहीं बोले। हालांकि ये आंदोलन किसान आंदोलन से कहीं ज्यादा बड़ा और देशव्यापी था। बल्कि सच तो यह है कि एनआरसी विरोधी आंदोलन ने ही बाद के सभी आंदोलनों को दिशा और ताकत देकर देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। दोस्तों, हम यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक जी जो इल्जाम भाजपा
और मोदी सरकार पर लगा रहे हैं वह सब झूठे हैं। हो सकता है वे सच बोल रहे हों, लेकिन चूंकि सत्यपाल मलिक जाट बिरादरी से हैं और मोदी सरनेम गुजरात के तेली बिरादरी के लोग लगाते हैं, इसलिए ये एक जाट और तेली के बीच शेरो शायरी की बहस वाली कहानी तो नहीं जो यूपी में बहुत ज्यादा मशहूर है। अरे कहना क्या चाहते हो? हुआ यूं कि एक जाट और एक तेली के बीच शायरी की बहस हो गई। तेली ने कहा, जाट रे जाट तेरे सर पे खाट। बस जाट को गुस्सा आ गया, बोला तेली रे तेली तेरे सर पर कोलू। तेली बोला, चौधरी साहब काफिया ना मिला। जाट बोला, काफिया गया भाड़ में, तू बोझ से तो मरेगा। हम चाहते हैं कि सत्यपाल मलिक के आरोपों पर देशव्यापी बहस होनी चाहिए ताकि हकीकत सामने आ सके। हम अपने दर्शकों को इस रिपोर्ट के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि वे मीडिया और पत्रकारों के सिलेक्टिव विरोध या सिलेक्टिव समर्थन के मकड़ जाल को समझें। गुजरात में बिल्किस बानो के बलात्कारियों की जेल से रिहाई पर खुशी और बिहार में हत्या आरोपी आनंद मोहन की रिहाई पर अफसोस, या आनंद मोहन की रिहाई पर खुशी और बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर अफसोस, ये सिलेक्टिव अफसोस और सिलेक्टिव खुशी देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि बेहतर है दिल के पास रहे पासबाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दें। ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन खबरों के बारे में ठीक नहीं। इसलिए खबरों को हमेशा दिल से नहीं दिमाग से सुने और देखें। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।